हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। और आज हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता, पैकिंग इफ़िशियंसी क्या होती है, और विभिन्न प्रकार की जो यूनिट सेल होती है उनकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, पैकिंग इफ़िशियंसी कितनी होती है, और वो किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक संकुलन अक्षमता। देखो, कहते किसको है संकुलन अक्षमता? अवयवी कणों, अवयवी कण जो क्रिस्टल होते हैं वो कहीं से बने होते हैं। उनके अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो अवयवी कणों के किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर रिक्तियों के रूप में कुछ मुक्त स्थान सर्वदा रहता है। देखो, जब ठोस के अवयवी कण संकुलित होते हैं ना, पैक्ड होते हैं, तो उनके बीच में कुछ न कुछ स्थान जो होता है वो शेष रह जाता है। संकुलन अक्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होता है, कणों के द्वारा भरा होता है। इसी को कहते हैं संकुलन अक्षमता। क्या संकुलन अक्षमता? कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों के द्वारा भरा होता है। देखो, क्रिस्टल की इकाई होती है यूनिट सेल, एकक कोशिका होती है। और एकक कोशिका का जो विभिन्न प्रकार की एकक कोशिकाएं होती है उनका एक निश्चित आयतन होता है ना। तो यूनिट सेल के आयतन का कितना भाग उसके अवयवी कणों के द्वारा भरा जाता है? यूनिट सेल के कुल आयतन का कितना भाग अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है? तो उपलब्ध आयतन का वो प्रतिशत जो अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है ना, उसी को कहते हैं संकुलन अक्षमता। अब देखते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग संरचनाओं में संकुलन अक्षमता। यानी कि जो यूनिट सेल होती है ना, जो HCP और CCP को FCC भी बोलते हैं, इनकी संकुलन क्षमता कितनी होती है और कैसे निकालते हैं? देखो, इन दोनों प्रकार के निविड़ संकुलन HCP और CCP, देखो संकुलन किस प्रकार से होता है, एक डायमेंशन में, दो डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। और अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो देखना आप। देखो, दोनों प्रकार के निविड़ संकुलन समान क्षमता वाले हैं। इनकी जो पैकिंग इफिशियंसी होती है समान होती है। CCP संरचना में संकुलन क्षमता का परिकलन करते हैं, उसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो, आगे चित्र दिया हुआ है। यदि एक कोशिका यूनिट सेल के कोर एज, जिसे किनारा भी कहते हैं, कोर की लंबाई a हो तथा फलक विकर्ण AC बराबर B हो, तो त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर होगा B स्क्वायर, जो बराबर होता है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। देखो, ये एक घनीय निविड़ संकुलित संरचना है। मतलब ये एक CCP प्रकार की यूनिट सेल है। इसे फलक केंद्रित यूनिट सेल भी कहते हैं, है ना। ये क्या है? ये एक फलक केंद्रित यूनिट सेल है। और हमें पता कि CCP या FCC यानी कि फेस सेंट्रिड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है?
जो फेस सेंट्रीड यूनिट सेल होती है ना, उसके यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर तो एक एक अवयवी कण होता ही है। साथ में जो ये फेस होते हैं ना, फेस है ना, जैसे एक फेस ये है, ये है ना, ये एक आगे एक पीछे की ओर, ये कहलाते हैं फेस। जो फेस होता है, फेस के सेंटर पर भी एक अवयवी कण होता है। जैसे यहाँ पर इसका ये एक फेस दिखाया गया है, फेस के सेंटर पर ये वाला फेस, ये वाला, इसके सेंटर पर यहाँ ये जो बिंदु बी है ना, नहीं बिंदु बी नहीं है, ये तो बी तो इस विकर्ण की लंबाई है। तो ये फेस के केंद्र पर एक अवयवी कण होता है। ऐसे ही प्रत्येक फेस के केंद्र पर, यहाँ पर केवल एक फेस का केंद्र पर ये अवयवी कण दिखाया गया है, ये कोने के कण है, ये फेस के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण है। प्रत्येक फेस के केंद्र पर अवयवी कण होता है। यहाँ भी होता है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, अगले वाला फेस है इस पर भी होगा, ये पिछले वाला फेस है उसके केंद्र पर भी अवयवी कण होता है। और देखो ये HE या HG ये कहलाती है इसकी भुजा, किनारा या एज यूनिट सेल का, है ना। जैसे यहाँ से GB, HA, AD है ना, BC, ED या FC, इनकी जो भुजा की लंबाई होती है ना, इन सब की भुजा की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है ना, भुजा की लंबाई होती है बराबर। अच्छा, और देखो ये होता है फेस का विकर्ण। ये फेस सेंट्रीड क्यूबिक यूनिट सेल होती है, उसके फेस पर जो अवयवी कण होता है ना, वो कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों को वो स्पर्श करता है ना। इस कोने, देखो यहाँ पे ये कोना दिखाया, ये कोना, दोनों के अवयवी कणों को ये दोनों कोनों के कणों को ये स्पर्श करता है। ऐसे ही इस कोने पर जो अवयवी कण होता है, इस कोने पर जो अवयवी कण होता है उसको ये स्पर्श करता है। ऐसे ही प्रत्येक फेस पर, फेस के केंद्र पर जो अवयवी कण को यहाँ पर गोले के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो फलक के केंद्र का जो गोला होता है, ये कोनों पर जो अवयवी कण होते हैं उनको ये स्पर्श करता है। तो देखो, हमें पहले तो इस यूनिट सेल का पहले हम आयतन निकालेंगे, है ना। और ये जो गोले हैं, गोले इनकी त्रिज्या r मानते हैं, और जो यूनिट सेल की भुजा है उसको a हमने माना है। तो अब देखते हैं, देखो त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है ना, ये ABC, ये B जो है ना राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। AC² बराबर होता है, ये पाइथागोरस समकोण है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये AC बराबर होता है, AC हमने माना है B, तो B² बराबर होता है BC² के और AB² के। देखो ये AB और BC ये क्या है, भुजा है A, है ना, ये क्या है, ये भुजा है A, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 2A² के। तो यानी कि B बराबर होगा √2A के, B बराबर कहीं के निकला √2A के। और यदि गोले का अर्धव्यास r हो तो B बराबर कहीं के होगा 4r के, B बराबर कहीं के होगा 4r के। देखो एक r तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, इसका रेडियस ही हो गया अर्धव्यास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक r ये हो गया, एक r ये हो गया, एक r ये, है ना। तो कुल मिलाकर के कितने r हो गई, ये दूरी यहाँ से A से लेकर के B तक की दूरी कितनी बराबर होगी, ये हो गई 4r के। तो B बराबर, यानी कि ये जो विकर्ण है ना, विकर्ण B बराबर कहीं के हो गया √2A के, √2A, या A बराबर हो गया है ना 4r/√2, है ना। या इसको हम लिख सकते हैं √2 के नीचे गुणा करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं
2√2r। तो यहाँ हमने ये संबंध आया हमारा भुजा में, जो यूनिट सेल की जो भुजा होती है और गोले का जो अर्धव्यास रेडियस होता है उसके बीच में ये संबंध होता है। देखो जो FCC प्रकार की यूनिट सेल होती है, ये FCC प्रकार की या कैसे CCP प्रकार की यूनिट सेल है। इस प्रकार की यूनिट सेल के लिए भुजा और गोले की जो त्रिज्या होती है उसमें ये संबंध होता है। देखो जो अलग अलग प्रकार की यूनिट सेल होती है ना, उनके लिए ये भुजा और जो गोले की त्रिज्या है ना, इनमें ये संबंध अलग अलग होता है। तो FCC प्रकार की यूनिट सेल के लिए ये संबंध ये आया, A बराबर 2√2, और या R का मान हम अगर निकालें तो ये R बराबर होगा A/2√2, या R बराबर लिख सकते हैं। देखो √2 की नीचे गुणा करेंगे, √2 की ऊपर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के A/√2/4, है ना। RA में ये संबंध होता है, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि जो CCP संरचना में प्रभावी रूप से प्रति एकक कोशिका, प्रति यूनिट सेल 4 गोले होते हैं। जो CCP प्रकार की यूनिट सेल होती है, या इसे कहते हैं हम फलक केंद्रित एकक कोशिका, है ना, इसको क्या बोलते हैं, या हम बोलते हैं इसको FCC प्रकार की यूनिट सेल। तो हमने कणों की संख्या कैसे निकालते हैं वो हमने पहले बता रखा है कि यूनिट सेल में कणों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार की यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी होती है? कणों की संख्या होती है 4, यानी कि 4 कण या कहीं 4 गोले इस प्रकार की यूनिट सेल से संबंधित होते हैं। तो अब इन 4 गोलों का जो कुल आयतन होगा, हमें पता गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r का घन होता है। तो 4 गोलों का आयतन इनका 4 गुना हो जाएगा। और घन का जो आयतन होता है, ये यूनिट सेल एक घन है, इसका हमने इसकी एक भुजा A मानी, तो इसका आयतन बराबर होता है भुजा का घन या भुजा का क्यूब। और ये बराबर होगा A बराबर कहीं के है 2 × √2 × r के। तो यानी कि A का क्यूब बराबर हो गया 2√2r के क्यूब के। अतः देखो जो संकुलन क्षमता होती है, संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? एकक इनकी संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होगा? एकक कोशिका में चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, मतलब 4 गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन बटे यूनिट सेल का कुल आयतन। मतलब यूनिट सेल का कुल आयतन कितना है और उस आयतन में से 4 गोले कितना आयतन घेरते हैं वो इंटू 100। तो जो संकुलन क्षमता आती है, जब ये मान इसमें रखते हैं तो इसका मान आता है 74%। कैसे निकालते हैं संकुलन क्षमता, वो भले ही आपको ना पता हो, लेकिन ये कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। जो FCC और या कहें जो HCP प्रकार की यूनिट सेल होती है, उनकी संकुलन क्षमता दोनों की 74 होती है। मतलब जो यूनिट सेल का 74% आयतन गोलों के द्वारा, अवयवी कणों के द्वारा घिरा होता है, और 26% भाग जो होता है ना, वो रिक्तियों के रूप में खाली रहता है। देखो किसी यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है उसको निकालने के लिए एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी होती है, पहली बात। फिर आपको जो यूनिट सेल की भुजा होती है A, और यूनिट सेल जिन गोलों के द्वारा बनी होती है, अवयवी कणों के द्वारा बनी होती है, उनकी जो त्रिज्या होती है R। मतलब यूनिट सेल की भुजा और अवयवी कणों की त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है, जब आप ये निकाल लोगे तो आप संकुलन क्षमता आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अंतःकेंद्रित घनीय संरचनाओं में
संकुलन अक्षमता। जो बॉडी सेंट्रिड जो BCC टाइप की जो यूनिट सेल होती है उसकी संकुलन अक्षमता कितनी होती है और किस प्रकार से निकाल देंगे। देखो ये एक बॉडी सेंट्रिड क्यूबिक यूनिट सेल है। हमें पता जो बॉडी सेंट्रिड क्यूबिक यूनिट सेल होती है ना, उसमें यूनिट सेल के 8 कोने होते हैं। 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण होता है और यूनिट सेल के केंद्र में एक अवयवी कण होता है। देखो एक कोना ये, एक कोना ये है ना, ये कोना इसका अवयवी कण ये है और ये कोना है ना। 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण है और बीच में इस यूनिट सेल के केंद्र में एक अवयवी कण होता है। तो इस प्रकार की यूनिट सेल कहलाती है बॉडी सेंट्रिड यूनिट सेल। और हमें पता इसमें बॉडी सेंट्रिड यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। देखो जो सेंटर वाला अवयवी कण है ये तो अन्य यूनिट सेल के साथ में सहभाजित नहीं होता। 8 अवयवी कण, प्रत्येक कोने का जो अवयवी कण होता है वो अन्य 8 यूनिट सेल के बीच में सहभाजित रहता है। तो एक कण का योगदान हो गया 1/8, तो 8 का होगा कुल मिलाकर के 1/8 × 8, कुल मिलाकर के एक कण और एक कण ये, तो 2 कण जो होते हैं वो इस प्रकार की यूनिट सेल से संबंधित होते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका है ना, ये यूनिट सेल काय विकर्ण पर उपस्थित गोलों को ठोस परिसीमा द्वारा दर्शाया गया है। काय विकर्ण देखो एक तो इस प्रकार की यूनिट सेल का संकुलन अक्षमता ज्ञात करने के लिए देखो ये आपको समझना होगा। देखो काय विकर्ण कौन सा होता है और फलक विकर्ण कौन सा होता है। देखो जैसे ये दिया हुआ है, ये नीचे वाला फलक है, इस केंद्र को मिलाया, ये तो कहलाता है फलक विकर्ण, यानी कि FD क्या है, ये है फलक विकर्ण है ना। ऐसे ही देखो जैसे मान लो ये ABCD है, अगर हम A सिरे को C से मिला दें या B को D से मिला दें तो ये तो होते हैं फलक विकर्ण है ना। ऐसे ही इसके फलक विकर्ण ये होंगे HD GA, ये तो होते हैं फलक विकर्ण। और अगर हम A को F से मिलाएं, A को जो F से मिलाए तो ये कहलाते हैं कायनिकर्ण। देखो ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल का ये अगले वाला सिरा है, आगे की ओर का ये कोना है और ये पीछे की ओर का कोना है। यूनिट सेल के ये पीछे की ओर का कोना है ना। और बीच में ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण इन दोनों गोलों को स्पर्श करता है। आगे की ओर का जो कोने का अवयवी कण, पीछे की ओर जो कोने का अवयवी कण है, ये इन दोनों को स्पर्श करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये स्पर्श करेगा। इस साइड में जो काय विकर्ण है ये इधर के जो कोनों पर जो अवयवी कण होते हैं ये उनको भी स्पर्श करेगा। तो देखो इस प्रकार की यूनिट सेल की संकुलन अक्षमता निकालने के लिए पहले हमें ये B और C निकालना पड़ेगा, B और C निकालना पड़ेगा। देखो ये जो HG या AB ये है भुजा, ये क्या है भुजा। और देखो ये जो कोनों पर जो कोनों के ऊपर जो ये अवयवी कण है ना, ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, कोनों के अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। जो काय जो अंतः केंद्र पर जो अवयवी कण होता है ना, वो विकर्ण पर जो अवयवी कण होते हैं उनको वो स्पर्श करता है। अच्छा, तो ये भुजा होती है A, ये भी A भुजा, इसकी लंबाई भी A है, इसकी लंबाई भी A है, A इसकी भी A, इसकी भी A, ये भी A है ना। और ये जो A भुजा होती है ना, A भुजा ये B और C से संबंधित होती है। तो हम इनमें संबंध निकालेंगे। पहले क्या होती है, देखो इनमें संबंध क्या होता है। देखो इस चित्र से ये स्पष्ट है कि केंद्र पर स्थित
परमाणु विकर्ण पर व्यवस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो ये त्रिभुज EFD में, देखो ये है त्रिभुज EFD, ये त्रिभुज EFD ये एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके देखो ये A है, ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा A है, ये वाली भी A है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम B का मान निकाल देंगे। तो B स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, या B बराबर हो गया हमारा √2A। अब देखो ये कोना, ये पिछली साइड का कोना, ये अगले वाली साइड का कोना है ना, ये काय विकर्ण है, बॉडी डायगोनल है ये, और ये एक प्रकार से ये समकोण त्रिभुज बन गया है ना ये। तो इस C का मान निकालेंगे हम, तो इसमें ये जो C स्क्वायर होगा, C स्क्वायर बराबर होगा इस A स्क्वायर के, और ये जो B हमने निकाला B स्क्वायर के, तो कुल मिला करके B स्क्वायर आता है ये प्लस 2A स्क्वायर के बराबर है, ये B स्क्वायर 2A स्क्वायर के बराबर है, तो ये बराबर हो गया 3A स्क्वायर के। तो C का मान आ गया √3A। अब काय विकर्ण बॉडी डायगोनल C की लंबाई 4R के बराबर है ना। देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो ये 2R हो गया, व्यास हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक R हो गया, यहाँ से यहाँ तक R, तो 2R ये, 1R ये, 1R ये है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखना हमें, तो 4R हो गया है ना, के बराबर है, जहाँ R गोले का अर्धव्यास है ना, रेडियस है, क्योंकि विकर्ण पर उपस्थित तीनों गोले एक दूसरे के संपर्क में हैं, अतः देखो √3A इक्वल टू 4R के। तो इससे हमने देखो भुजा में और आर में जो बॉडी सेंट्रिड यूनिट सेल होती है ना, उसकी भुजा में और उनको गोलों की या जो कहें अवयवी कण है इनकी त्रिज्या में ये संबंध होता है √3A इक्वल टू 4R के, या A बराबर भुजा बराबर 4/√3 और ऊपर R, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R बराबर √3/4 इंटू A के। इस प्रकार की संरचना में परमाणु की संख्या कितनी होती है? इस प्रकार की यूनिट सेल में 2 होती है, और आयतन कितना होगा? एक गोले का आयतन इतना होगा, तो 2 का कितना होगा? इसका दुगना होगा। तो गोले का तो आयतन हो गया इतना। अब जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल की एक भुजा A के बराबर है, तो यूनिट सेल का आयतन कितना हो गया? भुजा का घन होता है ना, आयतन बराबर भुजा का घन, तो A का घन। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि A बराबर होता है 4/4R/√3 का क्यूब के, ठीक है ना, के बराबर होगा। अथवा A की क्यूब बराबर A का घन बराबर कहेंगे इसके, है ना, 4/4R/√3 का क्यूब। अतः जो संकुलन क्षमता होगी वो क्या होगी? यूनिट सेल का कुल आयतन कितना? हमारा इतना। तो एक यूनिट सेल में गोले कितने हैं? 2, और 2 गोलों को द्वारा घेरा गया आयतन है ना, वो यहाँ लिखेंगे। संकुलन क्षमता बराबर यूनिट सेल में 2 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, घेरा गया आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन इंटू 100, है ना। तो कैलकुलेशन कर देंगे, कैलकुलेशन करने पर ये 68 आ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है। जो बॉडी सेंट्रिड अंतः केंद्रित जो घनीय यूनिट सेल होती है, बॉडी सेंट्रिड क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है ना, उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है? 68% होती है। अब देखते हैं सरल घनीय जालक में जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है में संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। देखो जो सरल घनीय जालक होता है ना, सरल घनीय जालक बना होता है जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका से बना होता है। और देखो यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, सरल घनीय
एकक कोशिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, घन के कोरों की दिशा में गोले एक दूसरे के स्पर्श में। देखो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है ना, जो सरल घनीय एकक कोशिका होती है, उसके कोनों पर हैं, अवयवी कणों को गोले कहें। 8 कोने होते हैं, आठों कोनों पर 8 गोले होते हैं और वो 8 गोले एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। वो देखो जैसे ये गोला इस गोले को स्पर्श करता है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक ये भुजा, ये तो भुजा होती है इसकी, ये यहाँ से ये क्या है, भुजा ए, यानी कि ए बराबर कहीं के हो गए। देखो यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, तो 2r के बराबर। देखो एक सरल घनीय जालक में परमाणु केवल घन के कोरों पर उपस्थित होते हैं। घन के कोरों पर, किनारों पर कण एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, इसलिए घन के कोर अथवा भुजा की लंबाई क्या है, a, और प्रत्येक कण का अर्धव्यास कितना है, r। ये यानी कि a बराबर होता है 2r के। a बराबर देखो भुजा में जो यूनिट सेल की भुजा है और गोले की जो त्रिज्या है उसमें ये संबंध होता है। और घनीय यूनिट सेल का आयतन बराबर होगा कहीं a का घन बराबर 2r का घन बराबर 8r की पावर 3, है ना। और हमें पता कि जो एक सरल घनीय यूनिट सेल होती है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अतः अध्यासित दिक् स्थान का आयतन, जो घेरे गया स्थान का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r की पावर 3। हमें पता संकुलन अक्षमता बराबर होती है, क्योंकि एक ही परमाणु है इसमें, तो एक परमाणु का आयतन बटे घनीय यूनिट सेल का आयतन इंटू 100। तो जब हम मान रखते हैं तो मान रखने पर ये वैल्यू आती है 52.36 या इससे 52.4%। तो इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि CCP और HCP संरचनाओं में अधिकतम संकुलन क्षमता है। उनके द्वारा 74% जो CCP और HCP यूनिट सेल होती है, 74% भाग गोलों के द्वारा घेरा होता है। इफ़िशियंसी, संकुलन इफ़िशियंसी 74% होती है। यहाँ देखो यूनिट सेल का बहुत सारा भाग, 100 में से ये घटा दीजिए, इतना भाग जो होता है वो खाली होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। देखो जो विभिन्न प्रकार की यूनिट सेल होती है उनकी संकुलन क्षमता कितनी होती है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।